नमस्ते, सदा वत्सल मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों ये बात साबित हो गई है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में मिसाइल गिरी थी। भारत ने पाकिस्तान में गलती से मिसाइल दागने की बात को स्वीकार कर लिया। इस घटना की पुष्टि करते हुए भारत सरकार ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल की इमरजेंसी फायरिंग तकनीक खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि 9 मार्च 2022 को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से ये मिसाइल ऑटोमेटिक फायर हो गई। भारत सरकार ने अब इसके लिए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस बात की जानकारी मिली है कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरी थी और ये घटना काफी खेदजनक है, लेकिन राहत की बात है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि दोस्तों एक टेंशन वाली बात भी है कि किस तरीके से ये मिसहैप हो गया, जो कि काफी गलत है, क्योंकि अगर वॉर हेड होता इस मिसाइल में तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये वॉर हेड इसमें लगा होता तो फिर तो जंग पक्का शुरू हो जाती और पाकिस्तान बौखला जाता कि भारत ने जंग शुरू कर दी है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमने इस बात की जांच की है कि पाकिस्तान की क्षमता क्या है। वह हमारी मिसाइलों को ट्रैक और शूट करने में असमर्थ है, इसीलिए ये एक सफल मिशन रहा। तो बोलिए जय हिंद। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों एक दुखद खबर आई है जम्मू कश्मीर से। दरअसल भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक पायलट वीर गति को प्राप्त हो गया, जबकि सह पायलट गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा गुरेज सेक्टर के 12 इलाके में हुआ था। हालांकि इसके लिए जांच बैठा दी गई है, लेकिन दोस्तों जांच भी क्या बैठाना जब आपको मालूम ही है कि आप चीता चेतक जो कि 40 साल पुराने हेलीकॉप्टर्स हो चुके हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने में भी हमें शर्म आती है कि हेलीकॉप्टर पुराने आप अलाउ कर रहे हो और गाड़ियां जो 15 साल पुरानी होती है उनको आप सड़क पर नहीं दौड़ने देते। तो इसमें अहमियत तक किसकी है ये आप खुद सोचना होगा। भारत सरकार के लिए फैसला लेने का वक्त है। एक तरफ MiG-21 है तो दूसरी तरफ ये चीता चेतक। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को अधिक से अधिक संख्या में इंडक्ट किया जाए और इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ताकि इस तरीके के हादसे बार बार जो सुनने को मिलते हैं दोस्तों वाकई में दिल पसीज जाता है। यही नहीं, उन लोगों का क्या होता है जो अपने किसी खास को खो देते हैं। आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों भारत और चाइना के बीच में पिछले 22 महीनों के लंबे अंतराल से चल रहे विवाद को लेकर 15 दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है और पूर्वी लद्दाख में टकराव के कुछ स्थानों को लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता पूर्वी लद्दाख में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से चुशुल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष सीमा मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं और एक समाधान पर पहुंच सकते हैं और दोनों ही पक्ष विवाद को आपसी समाधान से इसका निष्कर्ष निकाल लेंगे। दोस्तों दरअसल जो तनाव बना हुआ है वो जैसे कि मैंने बताया कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग में PP-17 और 17A जैसे क्षेत्रों पर है, जहां पर इस वक्त दोनों देशों की सेना खड़ी है। हालांकि दोस्तों चीन ने ये बात देख ली होगी कि युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता है। ऐसे में यूक्रेन की लड़ाई से एक बड़ा सबक चाइना को भी मिल रहा है। दरअसल चीन इस बात को भी जान रहा है कि रशिया ने काफी ताकत भी झोंकी है यूक्रेन की इस लड़ाई में, लेकिन नुकसान भी काफी उठाया है रशिया ने। तो ऐसे में इस बात की गलती चाइना बिल्कुल नहीं कर सकता कि भारत के साथ किसी भी तरीके का पंगा ले। वो तो दोस्तों यूक्रेन है जिसकी बात हम कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर शेर खड़े हैं और शेर जंगल का राजा होता है। ये बात चाइना को भी मालूम है, इसीलिए प्यार मोहब्बत से जो बात बन जाती है उसे समझ लेना चाहिए। युद्ध की बात होगी तो पूरा कैलाश मानसरोवर को अपने में मिला लिया जाएगा और जब भारत अपने पे आएगा तो ये सब चीजें भी आप अपने सामने देखोगे। पाकिस्तान की वायुसेना ने औपचारिक रूप से चीन से खरीदे गए J-10C फाइटर जेट्स को शामिल कर लिया। कामरा एयरबेस पर इसका एक आयोजन भी किया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कई मंत्री, इसके अलावा चीन के पाकिस्तान में स्थित राजदूत भी शामिल हुआ। यही नहीं, इमरान खान ने राफेल फाइटर जेट पर निशाना साधते हुए कहा कि J-10C शामिल होने से क्षेत्रीय असंतुलन खत्म हो गया। इमरान भले ही इसकी तुलना राफेल से करे, लेकिन हकीकत में ये कबाड़ राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता है। इमरान खान ने कहा था कि करीबन 40 साल पहले जब F-16 हमने शामिल किए थे, पूरा देश गदगद हो गया था और एक बार फिर वही समय आ गया है जब पाकिस्तान खुद को मजबूत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एक प्रयास ये किया गया था कि असंतुलन पैदा हो सके, लेकिन हमने इस फाइटर जेट से संतुलन बना लिया है। इमरान खान ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान पर हमले का कोई दुस्साहस करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही नहीं दोस्तों, इस मौके पर चीन के विश्लेषक, पाकिस्तान की मीडिया जी भर के इसकी तारीफें कर रही है। ऐसे में चीन के विश्लेषकों ने कहा कि J-10C जो कि 4.5 जनरेशन का एक मीडियम आकार का फाइटर जेट है और ये इससे पहले चीन और पाकिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए JF-17 से ज्यादा ताकतवर है। चीन पाकिस्तान को कुल 25 J-10C फाइटर दे रहा है। इसका पहला बैच अब पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि J-10C अमेरिकी निर्मित पुराने F-16 विमानों से ज्यादा ताकतवर है और भारत का राफेल को कड़ी टक्कर दे सकता है। दरअसल दोस्तों चीन ने अपने इस J-10 विमान को इजराइल के लवी लड़ाकू विमान की कॉपी करके तैयार किया। इजराइल ने लवी लड़ाकू विमान को बनाने का प्रोजेक्ट आज से 34 साल पहले ही बंद कर दिया था। कहा जाता है कि दोस्तों इजराइल ने इस लवी प्रोजेक्ट को
1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दबाव में आकर बंद कर दिया था और रोनाल्ड रीगन ने इजराइल के इस प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दिया था। तब अमेरिका ने यह ऑफर दिया था कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद इजराइल के साथ मिलकर भविष्य की तकनीक को विकसित करने पर काम करेगा, जो कि वो कर भी रहे हैं। भारत के पूर्व राजनयिक जयंत प्रसाद जी का कहना है कि चीन इस वक्त अमेरिका और रूस के बराबर अपने परमाणु भंडार को बढ़ा रहा है और इसीलिए वो अपने परमाणु हथियारों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा चीन पाकिस्तान के साथ जो परमाणु हथियार है उनकी टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर रहा है और ये भारत के लिए एक काफी गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के मकरान तट और पाकिस्तान के नौसेना ठिकानों पर अपनी सुविधाओं का निर्माण भी कर रहा है, जबकि अफ्रीका में वो पहले से ही जिबूती में अपना बेस बना चुका है। ऐसे में चीन के पास अमेरिका और रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है और यह आधिकारिक तौर पर DF-5 मिसाइल, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इन्हें वो लगभग 20 सालों से लॉन्च कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, पिछले साल डिफेंस अपडेट में भी हमने जाना था, कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हमारे सामने आई थी, उसमें इस बात के संकेत मिले थे कि चीन ने करीबन 230 नई साइलों का निर्माण किया है और चीन की इन मौजूदा साइल में ICBM भरे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका की भी एक खुफिया रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीन के पास 2030 तक कम से कम 1000 हथियार रखने की योजना उसने बनाई है। यही नहीं दोस्तों, अब भारत को अपने अंडमान और निकोबार का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर एसेट्स मौजूद हैं जो कि चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करते हैं। दरअसल जब चीन की ये पनडुब्बियां दक्षिणी चीन सागर के माध्यम से हिंद महासागर में आती हैं तो उन्हें अब भारत आसानी से ट्रैक कर लेता है और 2014 में हिंद महासागर में चीन ने अपनी पनडुब्बियों को भेजना शुरू किया, लेकिन भारत अब लगातार उन पर नजर बना के रखा हुआ है और इसीलिए भारत को अब अपने काउंटर उपायों के बारे में सोचना होगा। दरअसल भारत को पहले अपने परमाणु कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन यानी कि NC3 और ISR सिस्टम, जिसे कि अर्ली वार्निंग इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निशन क्षमता कहते हैं, उन्हें बढ़ाना होगा। यानी चीन इस बात से भी काफी वाकिफ है कि भारत के पास भी परमाणु शस्त्र मौजूद है और अगर उसने किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की तो भारत जवाब देने के लिए भी तैयार है। हालांकि चीन की परमाणु नीति दुनिया भर में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने की और वर्ल्ड पावर बनने की है। ऐसे में ये काम नहीं होने दिया जाएगा और भारत भी काफी हद तक चीन के खिलाफ अपनी प्रभावी रणनीति को बना चुका है। दोस्तों AMCA पर लगातार तेजी से काम हो रहा है और हर बार आपको अपडेट इसके बारे में दी जा रही है। यही नहीं, DRDO AMCA के पहले प्रोटोटाइप के लिए मेटल कटिंग का काम भी शुरू करने वाला है। इसके अलावा कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि ADA और DRDO के द्वारा जो डिजाइन तैयार किया गया है उसकी तर्ज पर AMCA की लीडिंग एज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि AMCA प्रोग्राम के लिए एक मील का पत्थर है और इसी फास्ट प्रोसेस के तहत 2024 से 2025 तक इसकी पहली उड़ान किए जाने की योजना बन चुकी है और इसका प्रोडक्शन 2030 से शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो हमारी एजेंसी है जो इसको तैयार कर रही है वो कम से कम 4 साल का वक्त लेगी, यानी कि 4 साल तक उड़ान परीक्षण किए जाएंगे और उसके बाद 2028 से 2029 तक इसके प्रोडक्शन शुरू करने पर बात कर रही है। AMCA सुपर क्रूज के साथ 20 टन के एक स्टेल्थ फाइटर जेट को विकसित किया जा रहा है और ये जेट बिना आफ्टर बर्नर इस्तेमाल के सुपरसोनिक उड़ान भरने की क्षमता हासिल करेगा और ये रडार की पकड़ में भी नहीं आ पाएगा। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है वो भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल AMCA का जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू यानी कि जिसे CDR कहा जाता है वो अभी लंबित पड़ा हुआ है और इसे इस साल के अंत तक पूरा किए जाने की योजना है। इसीलिए पहला प्रोटोटाइप का रोल आउट 2023 से 2024 के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं 2020 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू था उसे फ्रीज कर दिया गया था। ADA के निदेशक गिरीश देवघर जी ने भी कहा कि प्रोटोटाइप के निर्माण और विमान के बाद के जो सीरियल प्रोडक्शन होगा उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV बनाया जाएगा और इस SPV मॉडल में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की यूनिटें शामिल होंगी। यही नहीं, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 40 M का MK1 यानी कि AMCA MK1 और कम से कम 100 MK2 वेरिएंट को खरीदेगी। इसके अलावा कुछ मानव रहित संस्करण की कुछ यूनिटें भी इसमें शामिल की जा रही हैं, जबकि AMCA Mark 1 में 98 किलोन्यूटन GE414 इंजन लगा होगा और MK2 संस्करण में 110 किलोन्यूटन इंजन होगा जिसे भारत साफरान के साथ मिलकर बनाएगा। 20 टन का, जैसे कि मैंने बताया कि इस लड़ाकू विमान में 1.5 टन आंतरिक हथियारों के खंड में छिपाया जा सकता है, यानी कि इसके इंटरनल वेपन में 1.5 टन के हथियारों को छिपाया जा सकता है और ये विमान अपने नॉन स्टेल्थ मोड में 6.5 टन के हथियार, इसके अलावा टारगेटिंग और सर्विलांस स्पॉट्स को, साथ ही फ्यूल टैंक को एक्सटर्नल पाइलॉन्स और विंग्स के नीचे ले जा सकता है। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल वो अब यूक्रेन के साथ लड़ाई करने के लिए 16,000 लड़ाकों को तैनात करने की योजना बना रहे हैं और ये स्वयंसेवी लड़ाके ISI फाइटर्स कहे जाते हैं। यही नहीं, रूस के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि मध्य पूर्व के देशों के इन 16,000 से अधिक लड़ाकों को भर्ती किया जाएगा क्योंकि इन लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में रूस की मदद की थी। वहीं रूस के इस ऐलान पर यूक्रेन को काफी झटका लगा। जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले 16,000
लड़ाकों की भर्ती की घोषणा काफी जल्दबाजी है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि ये विदेशी लड़ाके रूस के जो समर्थक अलगाववादी हैं उनकी मदद करेंगे, लेकिन रूस ने यह भी कहा कि ये विदेशी लड़ाके डोनबास में जो लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। तो दोस्तों ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।